Good morning, students. Today I will tell chemistry class 12 in hydrocarbon. I have told already how will you get the saturated hydrocarbons compounds. But in this part, I will tell the chemical properties of saturated hydrocarbons. मतलब सैचुरेटेड जो भी कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो इस सीरीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज में पहला जो आता है, पहली प्रॉपर्टी इसकी है हैलोजिनेशन। द फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन। ये पहली प्रॉपर्टी। हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो इथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, किस तरह हाइड्रोजन से रिएक्ट करके और किस कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम हैलोजिनेशन में पहले क्लोरीनेशन लेते हैं, क्लोरीनेशन भी ले सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी ले सकते हैं। तो बाय क्लोरीनेशन, बाय क्लोरीनेशन, ठीक है। तो क्लोरीनेशन, बाय क्लोरीनेशन टू इथेन, ठीक है। मतलब इथेन से कराएंगे, इथेन से क्लोरीनेशन कराएंगे। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। तो इथेन को पहले C2H6, इथेन का फॉर्मूला हमने क्लोरीनेशन कराने पे कहा है, तो Cl2। और ये क्लोरीनेशन जब भी होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन जब भी होगा, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। इससे होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और टेम्परेचर जो लगेगा 520 to 670 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब डार्क में, अंधेरे में ये प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, तब बनेगा ये। अब C2 तो ऐसे ही बन जाएगा आपका, ठीक। C2H5Cl और प्लस Cl। और ये तब तक कराते रहेंगे जब तक यहाँ से हाइड्रोजन गायब ना हो। फिर अगले स्टेप में आते हैं, फिर क्लोरीनेशन इसका कराएंगे, C2H5Cl का, फिर कराएंगे वही इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर सेम रहेगा, तब कराएंगे तो बनेगा C2H4Cl प्लस HCl। हर स्टेप में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, C2H4Cl का क्लोरीनेशन कराएंगे प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मिलेगा C2H3 C2H3। ये कुछ गलत हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे दो ही आप देखिए मिल रहा है, तो यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। अब यहाँ पे C2H3 और यहाँ पे Cl2 से कराएंगे तो ये देखिए C2H3 Cl3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जा रहा है तो Cl हो जाएगा, ठीक है। अब C2H3 Cl3 को कराएंगे, क्लोरीन बढ़ते हाइड्रोजन कम होता चला जाएगा और क्लोरीन बढ़ते चले जाएगा। तो C2H3 Cl3 को कराएंगे Cl2 से, तो मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सेम टेम्परेचर, C2H2 Cl4 प्लस HCl। फिर कराएंगे अगले स्टेप में C2H2
Cl4 plus Cl2 in the presence of sunlight, तो बनेगा C2HCl5 HCl5 प्लस HCl, फिर कराएंगे इसको क्लोरीन से C2HCl5 प्लस Cl2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो C2Cl6 प्लस HCl। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन क्या मिला, और आपका कंपाउंड जो कौन सा हमने दिया है इसको कहते हैं कार्बन हेक्साक्लोराइड, कार्बन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, इसी तरह आप हाइड्रोजनेशन में क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा कि जैसे ये आपका क्षेत्र में जितने हाइड्रोजन बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे उतने स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ 8 हो जाते हैं तो 8 स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह होता चला जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजनेशन हो गया। अभी हमने क्लोरीनेशन करके बताया है, इसका आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, फ्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, आयोडीनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हैलोजिनेशन के बाद अगली चीज आती है नाइट्रेशन। अगली आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में ये होता है नंबर 2 नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप किसी भी एसोसिएटेड हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, किसी भी। तो मीथेन को ले लेते हैं, लिखेंगे, और इसमें जो है ये क्या करता है, हाइड्रोजन रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को। जो NO3 है ये रिप्लेस करती है हाइड्रोजन को। ठीक है, देख लीजिए कैसे। तो नाइट्रेशन में कराएंगे मीथेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो मीथेन को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, CH4 तो HNO3 से करा दें। तो जैसा कि हमने बताया NO3 क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ठीक है, और जब कराएंगे तो ये टेम्परेचर जो होगा 723 केल्विन पे होगा। ठीक है, और इसका रिएक्शन क्या बनेगा देख लीजिए, CH3 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ यहाँ पे, एक ब्रांच खाली हुई और उस ब्रांच पे NO2 लग जाता है। क्या लग जाता है, NO2 प्लस H2O वाटर। हाँ, तो देखिए ये आपका नाइट्रोमीथेन यहाँ बनकर तैयार हो गया। इसको नाइट्रोमीथेन कहते हैं, नाइट्रोमीथेन। ठीक, तो जैसे ही आपका नाइट्रेशन हुआ है, ठीक है, वैसे ही इसी प्रोसेस में सल्फोनेशन भी होता है। सल्फोनेशन में क्या होता है, मीथेन गैस को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, वो आपका सल्फोनेशन कहलाता है। ठीक, तो देख लीजिए नंबर नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में मीथेन को रिएक्ट कराएंगे आप, या हेक्सेन ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा और बढ़ाते हैं, आगे निकलते हैं। मीथेन एथेन बहुत हो चुका है। हेक्सेन को आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो हेक्सेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो मीथेन को जब रिएक्ट कराएंगे तो ये पहले देख लीजिए, C6H14 को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया। टेम्परेचर जो होगा 673 केल्विन।
हमने रेड कराया, तो बनेगा क्या देख लीजिए, C6 कार्बन तो बना ही रहेगा उतना, C6 H13 ये हो गया, और HSO3 ये हो गया। अब देखिएगा वाटर बन जाएगा, इसका वाटर इसमें निकला था, सल्फोनेशन में वाटर नहीं निकलेगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसी सीरीज में अगले केमिकल प्रॉपर्टी से जब आगे इंप्रूव करेंगे तो आता है कंबूशन। कंबूशन में क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, कंपाउंड को जलाया जाता है या गर्म किया जाता है, ठीक है। और जब जलाया जाएगा तो इसमें से हीट रिलीज होती है, ठीक है, हीट रिलीज होती है। हीट मतलब पर मोल ये कितनी हीट रिलीज करेगी, ठीक है। जैसे और ये जब भी जलेगी, कोई भी एल्केन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा तो भाई सीधी सी बात है, जब ये जलाया जाता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, तो पहले देख लीजिए कंबूशन ऑफ मीथेन, देख लीजिए कंबूशन ऑफ मीथेन गैस, कंबूशन ऑफ मीथेन गैस। तो हमने बताया जैसा जिसको जलाया जाता है तो मीथेन को CH4 ले लें, गैस है, प्लस ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलेगा, तो ये टूट जाता है। इसमें सबसे पहले इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जब जलेगा ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस वाटर, लिक्विड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और इसमें हीट जो रिलीज होगी, हीट 890.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 890.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप, देख लीजिए पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे, पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही हैं, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है, इस रिएक्शन का एक जनरल फार्मूला होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ कंबूशन, देख लीजिए उसको बता दे रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कंबूशन of an alkane, जनरल क्या होता है, पहले तो आप एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला लिख देंगे, CnH2+2, ठीक है, ये लिख दिया। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना लगेगा इसमें, ये देख देते हैं, प्लस 3n+1/2, इतना ऑक्सीजन लगेगा। अब n की वैल्यू 1 रखिए, जितना n की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी उतनी n की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, और प्लस उतने ही जितने n की वैल्यू इधर रखेंगे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इधर रिलीज होगा, ठीक है। और उतने ही फिर क्या होगा, प्लस n+1 वाटर के फॉर्म रिलीज होंगे, ठीक है, ये चीज होती है। और फिर इसमें से हीट रिलीज होगी,
ये इसका जनरल इक्वेशन। आप अगर इसके ये चीज जानते हैं तो बड़े आराम से कंप्यूशन के इक्वेशन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। देख लीजिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन में कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है, और इसको पायरोलिसिस और पायरोलिसिस भी कहते हैं। और पायरोलिसिस का मतलब ये होता है थर्मल डिकम्पोज होना। ठीक है, तो देखिए अगला है नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन को आप पायरोलिसिस भी कहते हैं, पायरोलिसिस, ठीक है, पायरोलिसिस या इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। और थर्मल डिकम्पोजिशन ये, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि एल्केन के मॉलिक्यूल स्मॉलर छोटे एल्कीन और एल्काइन में टूट जाते हैं। ठीक है, ठीक, मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो लार्ज एल्केन के मॉलिक्यूल होते हैं वो एल्केन और एल्कीन में टूट जाते हैं। तो लिख देंगे in this process the large molecule of alkane, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल कहने का मतलब ये है कि C6 ले लें, C7 ले लें, ठीक है, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इनटू स्मॉलर एल्केन और एल्कीन मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, इनटू स्मॉलर एल्केन और एल्कीन मॉलिक्यूल्स, इसमें टूट जाते हैं। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, और दिस प्रोसेस नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इट्स प्रोसेस लिख ले रहे हैं, इट्स प्रोसेस नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ठीक, अब देख लीजिए, तो हमने बताया ना कि पहले प्रोपेन ले लेते हैं, ठीक है, और प्रोपेन को हम जो है तोड़ते हैं। तो प्रोपेन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, देख लीजिएगा। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8, ठीक है, देख लीजिए, CH3 CH2 और CH3, और हाई टेम्परेचर लेते हैं इसके लिए। हाई टेम्परेचर लेंगे क्योंकि हमें ब्रेकआउट करना है। 870 केल्विन ले लेते हैं, ठीक, हाई टेम्परेचर लिया। तो हमने बताया अभी कि लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं एल्कीन में टूटते हैं। तो एल्कीन में तोड़ने के लिए क्या करेंगे? सीधी सी बात है, एल्कीन की एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि इसमें एक डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में होना मस्ट है, और उसी से ये प्रूफ होता है कि एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। ठीक है, तो देख लीजिए, CH3 CH और CH2, ठीक है।
इसका नाम प्रोपीन हो गया, इसको प्रोपीन है, ठीक। और फिर प्रोपीन जब लेंगे तो ये चीज़ और जब ब्रेकआउट होगा तो ये आपका एथीन में भी टूट सकता है, प्लस CH2 CH2, ठीक है। एथीन में टूटने के बाद फिर ये हमने बताया ना मीथेन में भी टूटेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली बात यह है कि अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, देख लीजिए कैसे बैलेंस करेंगे। ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके 6 कार्बन है, 3 2 6, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बैलेंस हो गया। अब 3 2 6 3 9 2 18। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 और 14 to 16 और ये भी 16 हाइड्रोजन और यहाँ पे 16 3 3 16 ये देखिए आपका बैलेंस हो गया। तो दैट्स प्रोसेस नोन एज फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे आपके प्रोटीन भी निकल गई, एथीन भी निकली और ये मीथेन भी निकला। ऐसा कि हमने बताया एल्कीन ग्रुप और एल्केन के कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस में आते हैं, आगे चलते हैं। तो आता है अगला प्रोसेस है इसकी मतलब प्रॉपर्टी में आता है आइसोमेरिजेशन। आइसोमेरिसेशन देख लीजिए, आइसोमेरिसेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने बताया था कि किसी भी कंपाउंड की नेमिंग जब की आती है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में जाने पे अगर एक स्ट्रेट चेन है तो उसमें ब्रांच भी निकल जाती है, ठीक है, उसमें ब्रांच भी निकल जाती है। जैसे हम ब्यूटेन लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए ब्यूटेन लेते हैं तो ब्यूटेन का क्या होता है CH3 CH2 CH2 और CH3। एंड ये देखिए आपकी स्ट्रेट चेन है, मतलब इसको N ब्यूटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? N ब्यूटेन, ठीक है। फिर इसको 448 केल्विन पे हीट करते हैं, 448 केल्विन और 35 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ठीक है, इतना देते हैं। और इसमें आप जो है एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे, AlCl3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैटालिस्ट इस्तेमाल, ठीक है। तो हमने बताया ये N ब्यूटेन है और ये जब आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करने के लिए हमने आइसोब्यूटेन की प्रॉपर्टी बताई थी कि ये जो है एक ब्रांच जिसमें निकलती है वो आइसो में, नॉर्मल में कोई ब्रांच नहीं होती है, आइसो में एक ब्रांच होती है, और जब नियो में ट्रांसफर होता है तो ये मोर देन 1 ब्रांच हो जाती है। तो आइसो में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लीजिए कैसे होगा। CH3 CH CH3 और ये निकल गया, तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपकी आइसोमेरिज्म प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है
एरोमेटेशन में ये होता है, इन दिस प्रोसेस एलिफैटिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एरोमेटिसेशन। तो इस प्रोसेस में ये होता है कि एलिफैटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कहने का मतलब ये है कि इसमें एरोमेटिक हम जब बताएंगे तो आपको ये बताएंगे एरोमेटिक एक बेंजीन एक रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको साइक्लिक चेन कहते हैं। एरोमेटिक ऑलवेज साइक्लिक चेन होती है, और एरोमेटिक का मतलब ये होता है, आप एक भी कह सकते हैं एरोमेटिक ग्रुप को बेंजीन ग्रुप। इसका मेजर कंपाउंड बेंजीन कहा जाता है। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस, अब वो बेंजीन की प्रोसेस जो है, बेंजीन क्या होते हैं, बेंजीन हम फिलहाल इसको इतना बताते हैं कि इन दिस प्रोसेस the aliphatic compound chain into aromatic। ठीक है, और बाकी इसका रिएक्शन जो है जहां आपको एरोमेटिक पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। तो ये आपका एल्केन जो है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, हाउ यू प्रोड्यूस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हो गया। क्लासिफिकेशन में स्टार्ट कर दिया। क्लासिफिकेशन में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताए थे। इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका क्लियर हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल स्टार्ट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्कीन। ओके, थैंक यू।